चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक का देख लेते हैं सिलेबस, क्योंकि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो और सबसे पहले आपका काम है जानना इसका सिलेबस, व्हाट इज द सिलेबस, है ना। तो सिलेबस जानना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, व्हाट इज द सिलेबस फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है जी। तो सबसे पहले सिलेबस जान लेते हैं। देखो बेसिकली अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करूं, ठीक है जी, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर देखा जाए तो आपने पढ़ा था एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, वो पूरा पढ़ लिया था। जैसे 12th क्लास में होता है और 11th में होता है कि भैया एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का थोड़ा सा पोर्शन 11th क्लास में पढ़ लेते हैं, फिर बाकी जो बचा हुआ पी ब्लॉक है वो सारा आप 12th क्लास में पढ़ते हैं। सेम कहानी यहाँ भी है। बीएससी फर्स्ट ईयर में आप एस एंड पी ब्लॉक पढ़ चुके हैं, तो सेकेंड ईयर में क्या है, आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। देखो सीसीएस का सिलेबस भी बहुत अच्छा है, बहुत वाइड है। अगर आप तीनों साल अच्छे से करके जा रहे हो तो जो एमएससी के लिए ड्यू एंट्रेंस होता है उसे आप बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। अच्छा सिलेबस है, पूरा सिलेबस कवर हो जाता है ड्यू का, चाहे कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा और एडवांस करने की जरूरत है। आपका टोटल एटलीस्ट ड्यू एंट्रेंस लेवल तक का तो आप पढ़ सकते हैं अगर आप अपने सिलेबस को अच्छे से 2-3 बार पढ़ रहे हैं। ठीक, तो डी ब्लॉक है। इसके बाद एफ ब्लॉक है, मतलब जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सारे सेकंड ईयर तक आपके खत्म हो जाते हैं। दैट मीन्स आप एस पी ब्लॉक पढ़ लेते हैं, यहाँ डी ब्लॉक पढ़ लेते हैं और एफ ब्लॉक पढ़ लेते हैं। पर डी ब्लॉक का मैं कहूँ बहुत ही माइनर पोर्शन है बीएससी सेकंड ईयर। ठीक, इसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये चैप्टर है आपका। अच्छा, डी ब्लॉक से निकलता हुआ एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसे मैं फोर्थ डाल देता हूँ वैसे, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस साल की बात करूं चैप्टर की, उससे लेंथीएस्ट चैप्टर भी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है जी, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की मैं बात करूं, सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक, इसके अलावा एक चैप्टर आपका एसिड रेस। ठीक है जी, एक चैप्टर है एसिड रेस। ठीक, यहाँ हम देखेंगे कितने टाइप के एसिड्स, बेस की जो जो डेफिनेशंस हैं वो सारी देखेंगे। जैसे आपको ऑर्गेनिक पढ़ाते हुए भी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जो एसिड है लाइक आर्गेनियस, हमने देखा था आर्गेनियस के अकॉर्डिंग एसिड कौन है, बेस कौन है। ऐसी लुईस का कंसेप्ट है, ऐसी लक्स फ्लड मेथड है, ऐसी ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कंसेप्ट है। तो ये 4 कंसेप्ट है, इनको हम एसिड बेस में देखेंगे। ठीक, इसके बाद एक चैप्टर और है एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है जी, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, तो इस तरह से आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे। ठीक, ये है आपका सिलेबस। और आपको पता है टोटल आपका जो सिलेबस है, मतलब जो एग्जाम पेपर पैटर्न आप जानते हैं 50 मार्क्स का। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं, उनके लिए भी देख लेते हैं। 50 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होता है, ये ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, 50 नंबर का ये आपका इनऑर्गेनिक है, 50 नंबर का ये आपका ऑर्गेनिक है, मतलब पेपर 1 इनऑर्गेनिक ही होता है ना। दिस इज द पेपर 1, दिस इज द पेपर 2, एंड ऐसे ही आपका पेपर 3 होता है जो है फिजिकल, ये भी 50 मार्क्स का है। ठीक, और फिजिकल मार्क्स का आपका होता है प्रैक्टिकल। ठीक है जी, टोटल आपको पता होना चाहिए कि आपका 200 मार्क्स का पूरा केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक, तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पेपर 1 दैट मीन ऑर्गेनिक, जो कि 50 मार्क्स के वो करने जा रहे हैं। ठीक, तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी भाई, देखो पहले तो यही होगा कि सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक, पूरा सिलेबस अच्छे से देखेंगे एक बार, क्या सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम आंसर राइटिंग भी देखेंगे हर बार। जो भी, अगर मेरे से बच्चे जो पहले पढ़े वो जानते हैं कि भैया मैं जरूर बताता हूँ कि इस आंसर को कैसे लिखें।
ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक में हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म लिखने का भी एक तरीका होता है कि सबसे पहले आप जो रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं उसके बारे में लिखें, फिर वो मैकेनिज्म रिएक्शन लिखें जिसकी आपको मैकेनिज्म करनी है। फिर उसके बाद मैंने याद होगा बताया था रिएक्टिव इंटरमीडिएट को लिखना चाहिए कि इस रिएक्शन में जो रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो कौन सा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल रीमर टीमन आप रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है डाइक्लोरोकार्बीन। तो वो भी अगर आप लिखते हैं उसको, अगर वहां पे अलग से लिख के दिखाते हैं तो उसका एक अलग जो है एग्जामिनर पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक, इसके बाद ऐसे इनऑर्गेनिक में भी आंसर राइटिंग देखेंगे। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, वो देखेंगे। देखो काफी बच्चों के मन में अब भी है कि भैया हम तो बस क्या कहते हैं थोड़ा सा रट लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाएंगे तो भैया हम तो पास हो जाएंगे। देखो पास होने के लिए पढ़ना है तो इट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, आपको पास होना है, आप प्रीवियस ईयर करके जाइए, 7 साल के पेपर हो चुके हैं अब तक, उसको आप कर लेंगे। आपको पता है कि आपको थोड़ा पेपर पैटर्न का और अच्छे से मैं एक बार जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एग्जाम बेसिकली दिया नहीं है ना, प्रमोट हुए हम सभी। तो बेसिकली एक बार पेपर पैटर्न भी देख लेते हैं। आपको पता है आपके पास सेक्शन ए आएगा सबसे पहले, उसमें पेपर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा। 1 में 1 से लेकर ऐसे 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी, या फिर ए से लेकर जे क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन होंगे बेसिकली। ठीक, तो यहाँ 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। दैट मीन्स सेक्शन ए आपका टोटल 20 मार्क्स का है। और 10 के 10 क्वेश्चन करने क्यों? क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन है। देखो ध्यान देना इस बात पे, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अगर आप अपने पेपर को देखो अच्छे से तो वहां लिखा रहता है कि आंसर जो है 2 मार्कर का 30 to 35 वर्ड्स में लिखना है। मतलब कोई घर की कहानी नहीं लिखनी है, 30 से 35 वर्ड में आपको बेसिकली आंसर लिखना है। मतलब 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। इसके बाद जो आप सेक्शन बी में जाते हैं, ये सभी डेस्क्रिप्टिव है। सभी डेस्क्रिप्ट का मतलब यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया होगा और से लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया होगा। दैट मीन्स आप सभी को पता है और का मतलब क्या होता है, अथवा। दैट मीन्स आपको सेकंड या थर्ड में से कोई एक करना है। और जो सेक्शन बी है इट इज 7.5 मार्क्स, ये 7.5 नंबर का होगा। ऐसे ही सेम इसके बाद जो बी है, सी सेक्शन ऐसी होगा, ऐसी डी सेक्शन होगा, ऐसे ही ई सेक्शन होगा। दैट मीन्स एक सेक्शन में से आपको 2 में से एक क्वेश्चन करना है। ऐसे ही आपके पास 4 सेक्शन है, 7.5 का एक सेक्शन है। दैट मीन्स आपको टोटल यहाँ पे 30 मार्क्स अप्रोच करने होंगे। दैट मीन्स टोटल आप पेपर देख रहे हैं कितने मार्क्स का हो जाएगा, 50 मार्क्स का। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम दिया नहीं, काफी बच्चों को पेपर पैटर्न भी नहीं पता। ठीक है ना, तो एक बार जल्दी से हमने देखा पेपर पैटर्न क्या है, इस पर भी ध्यान देना है, किस तरीके से पेपर में अप्रोच करना है उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आपका काम यही बनता है अच्छे स्टूडेंट्स की तरह कि भैया एक बार अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लो। सिलेबस करोगे तो जब भी ऑब्वियस बात है एग्जाम में कुछ कर पाओगे। ठीक, तो कहानी क्या है कि आपको 20 मार्क्स, यहाँ 20 मार्क्स का क्वेश्चन है सेक्शन ए, और बी सी डी 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपको देखूं टोटल एग्जाम में आपके पास 3 ओवर है, 3 ओवर्स हैं। देखो मैं इसको इस स्ट्रेटजी को काफी बार चर्चा में ले चुका हूँ, कैसे आपको पेपर भी अटेम्प्ट करना है उस पर। ठीक, तो 3 ओवर्स का आपका पेपर है और आपको पता है 3 ओवर्स मतलब 180 मिनट आपके पास है। ठीक, इसके बारे में मैं एग्जाम से पहले एक बार और चर्चा करूंगा ताकि आपको याद दिलाऊं कि पेपर पैटर्न हमने कैसे चर्चा करी थी, और इसी तरीके से आपकी एग्जाम में भी अप्रोच होनी चाहिए। तो आपको इसको इस तरीके से बांट लेना 3 घंटों को कि पहले आपको एक ओवर में जो भी, चाहे आप पहले एक ओवर यूज कर रहे हो चाहे बाद में यूज कर रहे हो, एक ओवर में आपको करने हैं ये 2 मार्कर क्वेश्चन। और आप जानते हैं एक ओवर में 60 मिनट है। मैं कोई मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस एक सिंपल आइडियोलॉजी दे रहा हूँ आपको। ठीक, 60 मिनट में आपको ये टोटल 10 क्वेश्चंस करने हैं। दैट मीन्स आप सभी बता सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन करने में 6 मिनट लगेंगे। दैट मीन्स सिंपल सी बात है कि 6 मिनट में आपको ये 30 से 35 वर्ड लिखने हैं। और भैया कितना भी धीरे लिख लो, आप 1 मिनट में अगर आप 5 वर्ड भी लिख रहे हो तो 6 मिनट में आप 30 वर्ड तो लिख ही सकते हो। सोच भी रहे हो, ठीक है, 2-3 मिनट सोचने का टाइम दिया, उसके बाद भी अगर आप देखो 3 से 4 मिनट में आप 30 से 35 वर्ड बड़े प्यार से लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि पेपर में एग्जाम में टाइम कम पड़ता है। टाइम जब कम पड़ता है जब हम घर से उसको अच्छे से देख के नहीं जा रहे, बार बार उसका रिवीजन नहीं करके जा रहे, ये नहीं देख रहे घर से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाया, हाँ जी ये क्वेश्चन आया बस रट लिया, ऐसा नहीं है। आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर को देख रहे हो तो कोशिश ये करो कि हाँ भाई ये टॉपिक मैं पढ़ चुका हूँ, क्या ये क्वेश्चन को मैं इतने सूटेबल टाइम में कर पा रहा हूँ। तो ये आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाएं। देखो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे घर से,
उतना ही मानता हूं कि आप एग्जाम में अपना पेपर 2.5 घंटे में या 2.5 घंटे से पहले ही अपना जो एग्जाम में जो आपका पूरा पेपर होगा वो अच्छे से कर चुके होंगे। उसके अलावा आप अपने पेपर को एक बार रीचेक भी कर सकते हैं, ठीक। और फिर बचे हुए तो भैया 2 घंटे के लिए आपके पास देखो ये BCDE 4 सेक्शन है, ठीक। 4 सेक्शन है, दैट मीन्स 2 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 2 घंटे में आपको बचे हुए 2 घंटे में 4 क्वेश्चन करने। दैट मीन्स आप जानते हैं 2 घंटे का मतलब यहाँ पे हो गया 120 मिनट। दैट मीन्स 120 मिनट में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन जो 7.5 में, इसका मतलब ही क्या है, ये 7.5 में डिस्क्रिप्टिव टाइप है, इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं है, ठीक है। अब काफी बच्चे पूछते हैं कि भैया 7.5 में कितने पन्ने भरे, तो पन्ने भरने से मतलब नहीं है। आपका आंसर इतना इफेक्टिव होना चाहिए ना कि आपको पहले तो खुद लगना चाहिए मेरा आंसर इतना इफेक्टिव है कि हाँ भाई जो जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो 7.5 में वो सारे पॉइंट्स में इसमें डाल चुका हूं। ठीक है, फील आया? क्वेश्चन एक दो बार पहले लिख के देखूंगा। और सबसे बड़ी बात है मेरा पढ़ाने का तरीका यह है भाई कि होमवर्क देता हूं, आपका काम है डेली उस होमवर्क को कंप्लीट करना। आपको डेली एक क्वेश्चन दूंगा तो आपका काम है उसका आंसर एक बार खुद से लिख के देखना कि हाँ भाई मैं आंसर लिख पा रहा हूँ कि नहीं। 1 मिनट रुक जाओ भाई, क्या पता मेरी आवाज कट रही है, 1 मिनट रुको, इसको मैं वाईफाई से कनेक्ट कर देता हूँ, बहुत ज्यादा फ्लक्स। चलिए ठीक है जी, तो यहाँ है। अब देख लेते हैं एक बार जल्दी से मैं क्या बता रहा था कि आपके पास 120 मिनट है और 120 मिनट में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। दैट मीन्स एक क्वेश्चन करने के लिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 30 मिनट्स है, आपके पास 30 मिनट है। आप 5 मिनट अपने क्वेश्चन को अच्छे से सोचते हैं, उसके बारे में अच्छे से सोचते हैं, एक रफ पेज बना के बेसिकली लिख सकते हो कि मैं आंसर में क्या क्या लिखना है, या फिर घर से अच्छी प्रैक्टिस करके गए हो, वहां आपको ऐसा तो पेपर है नहीं कि आपका यूपीएससी का पेपर क्वेश्चन कुछ भी आ जाएगा। छोटा सा सिलेबस है, उसे 3-4 बार अच्छे से पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे लिखने की जरूरत भी है कि मैं क्या क्या लिखूंगा, वो तो अपने आपके दिमाग में सेट है, केवल उसे लिखते हुए जाइए। तो आप खुद बताइए क्या एक 7.5 का क्वेश्चन आप 30 मिनट्स में नहीं लिख सकते? दैट मीन्स आपके पास 4 क्वेश्चन है टोटल 120 मिनट में। और कोशिश ये करिए कि यहाँ 30 मिनट में से मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका 25 मिनट में हो रहा है, दूसरा 20 मिनट में हो रहा है, तीसरा 25 में हो रहा है, चौथा भी 25 में हो रहा है, तो कुछ यहाँ से 5 मिनट भी बच गए। उस 5 मिनट को आप बाद में यूज कर सकते हो अपने पूरे पेपर को एक बार देखने के लिए कि हाँ भाई आपने कहीं पेपर में कुछ गलती तो नहीं कर दी, कुछ आपसे छूट तो नहीं गया। तो ये आप अपने पेपर में एक स्ट्रेटजी रखेंगे कि हाँ भाई आपको क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक। और यहाँ से तीसरी चीज है वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो ये बहुत जरूरी है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? अगर आप यहाँ देखो, मैं आपसे कह रहा हूं अब तक आपके टोटल 7 इयर्स के एग्जाम हो चुके हैं। अगर आप सेक्शन 1 को देखो, सेक्शन 1 में टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं और 7 साल के पेपर हो चुके हैं। दैट मीन्स टोटल कितने क्वेश्चन बन गए? 70 क्वेश्चन बन गए। आप देख सकते हो कि आपके 2 मार्कर के ही 70 क्वेश्चन बन गए। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए क्या लोगे? मैं मान भी लेता हूँ कि आधे से ज्यादा क्वेश्चन 1/3 इसके रिपीटेड हैं। इसका 1/3 करके देख लो कितना आएगा। जो इसका 1/3 आएगा उसको करके देखो और 1/3 से आपको पता चल जाएगा कि भैया ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, लगभग 23 क्वेश्चन जो है वो तो आपके बिल्कुल बुक से आ रहे हैं। और आप देख सकते हो 23 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास 23 क्वेश्चन है और आप उसकी इतनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसको एग्जाम में जाने से पहले देख सकते हो, ओवरव्यू ले सकते हो कि भैया एग्जाम में 2 मार्क क्वेश्चन मुझे कैसे अटेम्प्ट करने हैं कि मेरा आंसर 30 to 35 वर्ड में रहे। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत एक्सीड कर सकता है, बट ये भी नहीं कि 2 मार्कर है और से आप बहुत ज्यादा लेंथी ले जा रहे हैं, ठीक। 2 मार्कर को 2 मार्कर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सेक्शन BCD में देखो, है ना, सेक्शन BCD में देखो तो उसमें आपके पास, आप जानते हैं यहाँ पे अगर मैं देखूं सेक्शन BCD में, आप जानते हो सेक्शन बी में आपके पास 2 क्वेश्चन है। दैट मीन्स एक सेक्शन में 2 क्वेश्चन है, टोटल 4 सेक्शन है। दैट मीन्स 8 क्वेश्चन है और 8 7 जा मतलब 7 ईयर के पेपर देखो, टोटल आपके पास 56 क्वेश्चन है। आप वही 1/3 अगर रिपीटेड भी मानते हो तो आप खुद ही देख सकते हो लगभग 18 क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, वो आपके क्या है, रिपीटेड क्वेश्चंस, मतलब एक न्यू क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपकी एग्जाम की तैयारी हो जाती है। ये तो उनके लिए है जो ट्यूशंस नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। जो नहीं पढ़ रहे हैं भाई बिल्कुल ही उनके मन में इच्छा नहीं है, बट हाँ घर पे क्या तैयारी करो, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हाँ भैया 18 क्वेश्चन है उनको ही मैं अच्छे से पढ़ूं और मे बी मेरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, तो पास तो हो जाओगे इतना करके, ठीक। अब तीसरी चीज क्या है, ये क्यों पढ़ना चाहते हो आप इनऑर्गेनिक, क्या रीजन होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखो सिंपल सी बात है,
यहाँ पे आप इसलिए पढ़ रहे हैं, बीएससी सेकेंड ईयर के बैच आप इसलिए पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक का, क्योंकि सबसे जरूरी है कि भैया बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, मतलब आपके प्रोग्राम में एक टॉपिक है केमिस्ट्री। तो ऑब्वियस बात है अगर आप उसे बीएससी लेवल तक का होल्ड नहीं कर पा रहे तो फिर मेरे हिसाब से तो शायद बीएससी फिर आप बेकार ही कर रहे हैं, है ना। क्योंकि एटलीस्ट आप स्टूडेंट हो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हाँ भाई बीएससी लेवल में केमिस्ट्री में क्या है, ये पार्ट दिस की बस पास होना है। ठीक, आजकल जैसे इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो वहाँ बेसिकली क्वेश्चन इंटरव्यू का यही होता है कि भैया आपने क्या करा है, वो आप कहेंगे जी हमने बीएससी करा। अच्छा वो कहेगा बीएससी में आपका अगर केमिस्ट्री टॉपिक था तो आपको पता होना चाहिए, या फिर आपको फिजिक्स टॉपिक था तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए, फिर मैथ था या आपको टॉपिक पता होना चाहिए। ठीक, तो उससे क्या आइडिया मिलता है उस इंटरव्यू को, बेसिकली वो कहता है कि भाई जब इसने बीएससी करी और उसने इस बीएससी को ही मतलब करने में रुचि नहीं रखी, उस टॉपिक को ही करने में रुचि नहीं रखी, तो हो सकता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए रुचि न रखे। दैट मीन्स एक तो ये इंटरव्यू वाली बात हो गई, खैर ये तो अपने अकॉर्डिंग आप सेटल कर सकते हैं। बट दूसरा मेरा मानना ये है कि अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी लेवल पे आप स्टूडेंट हैं तो उस टॉपिक को अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं दैट मीन्स वो कमजोरी कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में दिखेगी। मुझे पता है कि इन टॉपिक से एक बार नौकरी लगती है तो उसके बाद इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता, बट हर सब्जेक्ट की डायमेंशंस होती है, एस्पेक्ट्स होती है, वो सोचने का कहते हैं ना एक तरीका देता है कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट है तो ये डिफरेंट क्यों है, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट आइडियोलॉजीज लगी हैं, समझने के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स लगे हैं कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट की अपनी एक कहानी। ठीक, तो मेरा मानना है ये कहानी आपको जानना बहुत जरूरी है, बाकी देखो करना नहीं करना वो तो सब आप पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी, तो ये थी कुछ कहानी कि हमें देखो अप्रोच क्या करनी है, सिलेबस क्या है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं अगर हमें हमारा सिलेबस नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत है ना। काफी बार होता है कि बीएससी भी पास कर गया और ये नहीं पता होता कि फर्स्ट ईयर में भाई मेरे टॉपिक क्या कहते हैं मैथ की किताब में या फिर कोई सी भी किताब में, तो फिर वे बड़ी दिक्कत है। एटलीस्ट एक आइडिया भी होना चाहिए आपको कि भैया मेरा सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस अगर आपको पता है तो आप उसी के रिगार्डिंग उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते हुए चलते हैं। एक चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इनऑर्गेनिक पढ़ने से पहले हमें क्या क्या जानना जरूरी है। हालांकि जो फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं वो जानते हैं काफी कुछ बेसिक्स, बट जो न्यू बच्चे हैं वो भी जरा देख लीजिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए। खासकर जैसे डी ब्लॉक है, जैसे कोऑर्डिनेशन है, उनको पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़नी पड़ेगी। उसके लिए हम पढ़ते हैं थोड़ा सा बेसिक। आई नो काफियों को बच्चों को आता होगा ये बेसिक, बट फिर भी एक बार आपके रिवीजन के लिए है ताकि आगे आपको कोई भी इससे लेकर समस्या ना आए। सबसे पहले अगर मैं देखूं आप सभी को बेसिकली पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, कितने तक का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो देखो ये सब आप जानते हो, इसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर। और जनरली एटॉमिक नंबर को अगर मैं बोलूं तो आप देखते हैं कि भैया जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है बेसिकली हम उसी के अकॉर्डिंग जनरली हम एटॉमिक नंबर देते हुए चलते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन वगैरह हीलियम वगैरह ये सब 1 2 3 4 है ना, इस तरीके से चलता है। ये सब आप जानते हो, कोई नई बात नहीं है, आप इतने इंटेलिजेंट हो। ठीक, जनरली हमें कैल्शियम तक तो याद होता ही होता है, एटॉमिक नंबर 20 तक तो याद होता ही होता है। ये इस साल हमें पढ़ना भी नहीं है। हमें कहां से पढ़ना है, हमें पढ़ना है परमाणु क्रमांक 21 से, दैट मीन्स कैनेडियम से। और कहां तक पढ़ना है, पूरा डी ब्लॉक पढ़ना है एटॉमिक नंबर 30 तक। ये हमें पढ़ना बहुत आवश्यक है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक, ये आपकी होगी 3D सीरीज। ठीक है, डी ब्लॉक की पहली सीरीज, क्योंकि डी ब्लॉक में पहला सबसेल 3 आता है। क्यों आता है इसका आंसर भी अभी की क्लास में दूंगा। ठीक, काफी को पता है आई नो, बट फिर भी मैं इसका आंसर अभी दूंगा। ऐसी 4D सीरीज होती है जो आपका इटीरियम जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 39 होता है। ठीक, और इटीरियम से ये होता है कैडमियम जिसका परमाणु क्रमांक 48 होता है, 48 होता है। ठीक, ऐसे आपकी 5D सीरीज चलती है जिसमें लेंथनम इज द फर्स्ट एलिमेंट जिसका परमाणु क्रमांक 57 होता है। इसके बाद बीच में आते हैं लेंथनाइट्स। अब लेंथनाइट क्या है, वही एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है जी, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। ये क्यों बीच में आते हैं पढ़ाऊंगा जब लेंथनाइट्स तो समझाऊंगा भी, जब लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन चलेगा तो इसको पढ़ना बहुत आवश्यक रहेगा। इसके बाद डी ब्लॉक में जो एलिमेंट आता है
14 लैंथेनाइड्स यहाँ पे आएंगे, ऑब्वियस बात है। जब उसमें 14 ऐड करूंगा तो उसके बाद अगला जो एलिमेंट आएगा वो हॉफनियम आएगा, जिसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 72 होगा। और इसके बाद ये सीरीज चलती है 5D आपके Hg हाइड्रोगारियम, दैट मींस मरकरी, जिसका परमाणु क्रमांक 80 है। तो आपको बेसिकली डी ब्लॉक में ये 3 सीरीज पढ़नी है। इसके अलावा एक और सीरीज भी होगी 6D, बट जनरली उसके बारे में इतना पूछा नहीं गया, ना ही आपके सिलेबस में वो इतना दिया गया है, उसको यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या पढ़नी है, 3 सीरीज पढ़नी है, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। अब मैंने यहाँ पे जो सीरीज आपके सामने लिखी है, तो इस सीरीज को देखकर एक बात समझ में ये आती है कि भैया हमने इससे पहले 3D ही क्यों पढ़ा, इससे पहले हमने 2D क्यों नहीं पढ़ा, 1D क्यों नहीं पढ़ा। तो उसके लिए कुछ बेसिक बातें जानते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। ठीक है जी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या करते हैं, हम सिंपल सा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं एस और पी ब्लॉक में, जैसे जैसे उनके परमाणु क्रमांक, जैसे जैसे उनके एटॉमिक नंबर बढ़ते रहेंगे। ठीक है जी। कैसे बढ़ते रहेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं? तो आप सभी को पता है कि भैया हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, आपको पता है कि अगर कोई आपका एटम है, ठीक है, एक्स, तो आप जानते हैं उसका परमाणु क्रमांक नीचे होता है और उसका जो परमाणु भार है ऊपर होता है। ये तो आप सब जानते हो। दीज आर द बेसिक रिप्रेजेंटेशन, ये जो है इनकी बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास हाइड्रोजन है, आप जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु इलेक्ट्रॉन है, तो भैया आप बेसिकली देखते हैं कि एक 1s ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आप भर देते हैं। क्यों भरते हैं? तो इसके पीछे का रीजन ये होता है कि भैया सबसे पहले आप अगर चले अकॉर्डिंग टू एनर्जी, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। ये मैं एक किताब है पीटर स्काइस, वहां से इस चीज को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये ऊर्जा का, सॉरी, ये ऑर्बिटल है, मतलब ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, नॉट एनर्जी, इट इज द न्यूक्लियस। ये नाभिक है, जहां पे क्या क्या होते हैं आप सभी जानते हैं। न्यूक्लियस में, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है जी, आप सभी जानते हैं नाभिक में प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, इसके अलावा ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये जो है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, नाभिक आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूक्लियस के पास सबसे पहली जो सेल होती है वो फर्स्ट सेल होती है, 1s। अब ये 1 के साथ s क्यों आया, तो इतना तो आप सभी जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भैया नाभिक है, न्यूक्लियस से पहली सेल k सेल होती है, फिर ऐसे ही l सेल होती है, फिर ऐसे ही m सेल होती है, और फिर ऐसे ही n सेल होती है। ठीक है जी, तो ये हो गई इसकी k सेल, फिर ऐसी l सेल, फिर ये m सेल, फिर ये n सेल। ठीक है, फिर हमने एक बोहर का फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा, उसने बोला था अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो 2n² याद रखना, जहां पे n की जो संख्या है वो एक क्या होगी, इंटीजर होगी, मतलब वो एक नेचुरल नंबर होगी, 1 2 3 4 इस तरीके से चलेगी। आप अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो जो k सेल होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, n की वैल्यू ऑब्वियस बात है 1 का स्क्वायर 1 एंड इंटू 2, दैट मींस इट इज 2। दैट मींस k सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। एल सेल में अगर वैल्यू रखोगे n की 2, तो L इज द सेकंड, आप जानते हैं k को हम n इक्वल टू 1 मान लेते हैं। ठीक, ऐसे इसको n इक्वल टू 2 मान लेते हैं, ऐसे इसको n इक्वल टू 3 मान लेते हैं, और n को हम n इक्वल टू 4 मान लेते हैं। ये सब आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं। ठीक, तो L की वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं, दैट मीन से कितना आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। ऐसी M कितना आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऐसी N कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वैल्यू रख के देखिए 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भैया पहली सेल है के n बराबर 1 है, दैट मींस के सेल है, उसमें भैया s ऑर्बिटल ही क्यों ले रहे हो, s ऑर्बिटल ही क्यों ले रहे हो, p क्यों नहीं ले रहे? तो सिंपल सी कहानी है भैया, आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको पता है s ऑर्बिटल काफी है। क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए s ऑर्बिटल काफी है, तो मुझे p d f की क्या ही आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि एक सिंपल सी बात है और जान लेता हूं, आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अगर s ऑर्बिटल होता है, s का केवल एक ऑर्बिटल होता है। ठीक, s का केवल एक ऑर्बिटल होता है, और आप जानते हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। उनकी जो स्पिन्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। व्हाट इज द स्पिन? तो आपको पता है, या तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमेगा, ठीक है, पैरेलल, या फिर ऐसे घूमेगा, एंटी पैरेलल। आप जानते हैं इस वाली स्पिन को हम कहते हैं प्लस हाफ, ठीक, और इस वाली स्पिन को हम कहते हैं माइनस हाफ।
ठीक है, इसके बारे में और ज्यादा जानना है तो बीएससी फर्स्ट ईयर का बैच चलेगा, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल मैं आपको उतना पढ़ा रहा हूँ जितना मुझे बीएससी सेकंड ईयर के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, बाकी बेसिक्स तो बहुत ही बड़ा है, अगर मैं इसी को पढ़ाऊंगा तो भैया बहुत टाइम इसी में निकल जाएगा। ठीक, तो बस मैं अभी इतना जानना चाह रहा हूँ कि मेरा बीएससी सेकंड ईयर में काम बन जाए इन बेसिक से। बीएससी सेकंड ईयर के लिए बस आपका बेसिक तैयार करना। ठीक, कुछ बेसिक ऐसा होगा जो मुझे चैप्टर पढ़ाने से पहले डालना पड़ेगा, ये वो बेसिक है जो बिल्कुल ही बेस पढ़ाना पड़ेगा कि हाँ भैया डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं उसकी फिलिंग करने के लिए हमारी समझ बनी रहे। क्योंकि अगर हमें देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना ही नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना ही नहीं आएगा, तो बहुत दिक्कतें होंगी। क्यों? मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके इसमें आ गया, जैसे हम पढ़ते हैं EAN रूल, उसके लिए आपको यही नहीं पता, जैसे PTNS3 का होल 4 और 2+ दे दिया, अब आपको यही नहीं पता कि प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक, एटॉमिक नंबर क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही क्या है, तो वहां पे आपको बहुत ही दिक्कत आने वाली है कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, और कैसे मैं इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN निकालूंगा, तो वहां आपको बड़ी कंफ्यूजन होगी। तो इसीलिए ये बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है कि अगर आपको पढ़ना आगे। आई नो काफी बच्चों को आता होगा, बट स्टिल आप समझ सकते हैं जो भी कंफ्यूजन है वो आपकी यहाँ पे क्लियर हो सकती है। ठीक, तो आप बेसिकली देखते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन है, एक पैरेलल स्पिन में कहा जाता है जिसे ऑब्वियस बात है प्लस हाफ स्पिन कहा जाता है, और दूसरा माइनस हाफ। अब आपको पता है एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन को ऐसे अपोजिट रखा जाता है। अगर मैं इसका भी रीजन दूं आपको तो सिंपल इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर स्पिन ऐसी है तो मैं अगर उसको इलेक्ट्रॉन का नॉर्थ पोल मानूं, उसको साउथ पोल मानूं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज स्पीसीज है, ऐसी स्पीसीज है जिसपे चार्ज है, आवेश है, माइनस चार्ज है, इस पे माइनस आवेश है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक चार्ज स्पीसीज है, और कुछ थ्योरीज हमने फिजिक्स में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, अगर कोई चार्ज स्पीसीज केवल घूम रही है, अपने अपनी चारों तरफ घूम रही है, तो वो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। अगर वही चार्ज वाली स्पीसीज अगर घूमने के साथ, मतलब अपने चारों तरफ घूमने के अलावा किसी और के चारों तरफ घूमने लगे, तो साथ के साथ चुंबकीय फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी देना शुरू कर देती है, मैग्नेटिक फील्ड भी देना शुरू कर देती है। और यहीं से ही क्वेश्चन अराइज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ध्यान देना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। डेट मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड है, आप सभी को पता है कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र आता है तो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव उसका आने लगता है ना। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना। अगर स्पिन ऐसी है तो मैंने बोला है नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो ऑब्वियस बात है आपने ये भी पढ़ा है कि दो चुंबक जब अट्रैक्ट करती हैं एक ऑर्बिटल में, जब रह सकती हैं जब उनका अट्रैक्शन होगा जब ये पोल अपोजिट हो जाएंगे। डेट मींस ये साउथ आ गया नीचे, मतलब ऊपर, नॉर्थ आ गया नीचे, डेट मीन्स नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट करेगा, ये साउथ नॉर्थ से अट्रैक्ट करेगा। और आपको पता है जब उनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो ये ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल में हमेशा अपोजिट स्पिन से रखे जाएंगे। तो इसका सबसे बेस्ट ऐसे समझा जा सकता है कि क्यों इन ऑर्बिटल में इन इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन में रखा जाता है। तो सिंपल सा जान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज स्पीसीज है। चार्ज स्पीसीज अगर घूम रही है तो इलेक्ट्रिक, खुद में घूम रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी और की चारों तरफ घूम रही है तो ऑब्वियस बात है मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करना शुरू कर देगी, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करना शुरू कर देगी। और मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसके पास नॉर्थ पोल भी है, साउथ पोल भी है। और आपको पता है नॉर्थ पोल हमेशा साउथ पोल से इंटरेक्ट करेगा, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है अगर एक सीधा है तो दूसरे को उल्टा आना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि उसका ऑब्वियस बात है नॉर्थ साउथ पोल जो है बेसिकली नीचे की तरफ होगा अगर वो सेम स्पिन में रखा है। स्पिन कैसी करनी पड़ेगी, स्पिन हमें अपोजिट करनी पड़ेगी ताकि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक स्टेबल फॉर्म में वहां पे रखा रहे। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन क्या राइज होता है, दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि एस का एक ही ऑर्बिटल क्यों होता है। तो याद होगा बीएससी सेकंड ईयर में, जस्ट एक रिकैप दे रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हमने एक बातें पढ़ी थी कि भैया आपको पता लगाना है कि किसके कितने ऑर्बिटल हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2l+1, जहां पे l की संख्या, l आपको पता है आपका सेकेंडरी क्वांटम संख्या होती है ना, द्वितीय क्वांटम संख्या होती है, जिसमें l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरीके से चलेगी। अगर l की वैल्यू 0 है तो वो रिप्रेजेंट करेगी s ऑर्बिटल को, अगर l की वैल्यू 1 है तो रिप्रेजेंट करेगी p ऑर्बिटल को, l की वैल्यू 2 है तो ये रिप्रेजेंट करेगी d ऑर्बिटल को, अगर l की वैल्यू 3 है तो ये रिप्रेजेंट करेगी f ऑर्बिटल को। ये सब बेसिक्स है, ठीक है, ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ, बट यहाँ पे बस उतना आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ भाई आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ जाए, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से हो जाए। तो उसके लिए कुछ बातें आपको बस यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो L की वैल्यू 0 है तो वो s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, 1 है तो p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, 2 है तो d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, और 3 है तो f ऑर्बिटल को। वन फ्यूचर कोई और ऑर्बिटल मिलता है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर L की वैल्यू 4 है तो उसके लिए ऐसे ही FG है ना, फिर ऐसे ही 5 है तो FGH आ जाएगा ऑर्बिटल, फिर HIJKLMN ऐसे ही चलाते रहना आगे। बट हमारे को अभी जरूरत किसकी है, केवल इन चारों की है, जिसमें से S और P ब्लॉक तो हम पिछले साल पढ़ चुके हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में इसको खत्म कर चुके हैं। D और F है ये हमें इस साल पढ़ना, ठीक है।
तो इन्हीं को यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान देना। अब मैंने क्या कहा, अब मुझे पता लगाना है कि s के कितने ऑर्बिटल हैं, s के कितने ऑर्बिटल है ना। तो बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए 2l+1 को ध्यान में रखते हुए s के ऑर्बिटल पता लगा लूंगा। That means L की वैल्यू जैसे ही मैं 0 रखूंगा, L इक्वल टू 0 रखूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे S ऑर्बिटल के L की वैल्यू पता लगानी है। तो S ऑर्बिटल के L की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो बस इस फॉर्मूले में 2 × 0 + 1, ठीक है जी। दैट मीन्स कितने ऑर्बिटल होने चाहिए, S का एक ऑर्बिटल होना चाहिए। तो S का कितना ऑर्बिटल होता है, हमेशा एक ऑर्बिटल होता है। अच्छा, अभी ऑर्बिटल होता कैसे है, ये ऑर्बिटल होता है स्पेरिकल, गोलाकार। देखो ये तो सर्कल है क्योंकि अभी 2D प्लेन पे रखा है, गोलाकार होना चाहिए। दैट मीन्स ये 3D होना चाहिए। दैट मीन्स 3D का मतलब इसमें x एक्सिस भी है, इसमें y एक्सिस भी है, इसमें z एक्सिस भी है। लाइक ए बॉल, सिंपल एग्जांपल, इसको बॉल की तरह भी हम समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो लाइक ए बॉल है, स्पेयर है, कैसा होता है ऐसा ऑर्बिटल, तो इट इज स्पेरिकल इन नेचर। और काफी अच्छी अच्छी बुकों में इसको स्पेरिकल सिमेट्रिकल भी लिखा जाता है। कैसा है, स्पेरिकल है और सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब जो हर साइड से सेम दिखे, लाइक ए बॉल, ठीक है। इट इज द स्पेरिकल सिमेट्रिकल। तो एस का केवल एक ऑर्बिटल होता है और उस एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो यहाँ पे अगर मैं ये पता लगाना चाहूँ कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो बस कुछ नहीं करना, आपको पता है ऑर्बिटल इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। तो जितने ऑर्बिटल होंगे उसमें बस 2 से गुणा कर देना, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये किसके लिए फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रॉन भरने के लिए फॉर्मूला है। ये किसके लिए है, ये ऑर्बिटल निकालने के लिए फॉर्मूला है। ये किसके लिए है, उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आपने देखा एस का एक ऑर्बिटल है, इस एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, हमेशा अपोजिट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी एग्जांपल देके आपको समझाया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, पी ऑर्बिटल पे आते हैं। पी ऑर्बिटल की चर्चा करते हैं, पी ऑर्बिटल की चर्चा करते हैं। पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, देखो सामने लिखा है कि एल के लिए एल की वैल्यू पी के लिए 1 होगी। तो दैट मीन्स एल की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। फॉर्मूला क्या था, 2l+1। तो 2 × 1 + 1, दैट मीन्स एल की वैल्यू 1 रखने पर कितने ऑर्बिटल आएंगे, पी के 3 ऑर्बिटल आएंगे। पी के 3 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, जल्दी से देख लेते। ये है पी के 3 ऑर्बिटल, दिस इज पी एक्स, दिस इज पी वाई एंड दिस इज पी जेड। तो पी के 3 ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है जी। देखो एस क्या था, स्पेरिकल था, तो उसका एक्स वाई एक्सिस एक ही में प्रेजेंट है। जबकि पी है, पी के 3 ऑर्बिटल हैं, तो पी एक्स भी है, पी वाई भी है, पी जेड भी है, ठीक है जी। तो पी के 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ठीक। अब पी के 3 ऑर्बिटल हैं, तो आपको पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, हुंस का नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक ही बार में पेयर नहीं कर सकते। हुंस का नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल भरोगे, आफ्टर जब सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे उसके बाद आप पेयरिंग करना शुरू करेंगे। ध्यान देना, हुंस के नियम की कहानी है ये। हुंस का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले मैं सिंगल 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 भरूंगा, उसके बाद पेयरिंग करना शुरू करूंगा। और सिंगल कब तक भरना है, जब तक जितने भी ऑर्बिटल दिख रहे हैं उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन को ना रख दो, ठीक। बट कहानी बिगड़ेगी कब, बीएससी थर्ड ईयर में, जब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्टेट्स, तो उसको बीएससी थर्ड ईयर के लिए छोड़ते हैं, ठीक। तो यहाँ देखते हैं पी ऑर्बिटल की कहानी। पी ऑर्बिटल में हमने देखा 3 ऑर्बिटल हैं पी के, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अच्छा, पी एक्स कैसा होता है, तो बस कुछ नहीं, इसको एक्स एक्सिस पे बना दो और इसकी शेप होती है डम्बेल। ये सब आपने पढ़ा है पहले भी, ठीक है जी। इसकी शेप होती है डम्बेल, ठीक। डम्बल वही जो डोले सोले बनाने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है जी। तो ये है डम्बल शेप। ये है पी एक्स, एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा है, इसे पी एक्स मान लेता हूँ। ऐसे वाई एक्सिस पे बना लीजिए, ठीक है जी, वाई एक्सिस पे बना लीजिए। ऐसे जेड एक्सिस पे बना लीजिए। अब काफियों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि ये क्या बना दिया है, मतलब ये पी वाई है, ये पी जेड है, शेप तो समझ में आ रही है, बट ये क्या इस पे प्लस बना दिया, क्या इस पे माइनस बना दिया। काफी बच्चों को इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो एक बात क्लियर कर देता हूँ कि प्लस और माइनस चार्ज भी होता है, प्लस और माइनस फेज भी होता है, आवेश भी है और फेज भी है। फेज कैसा, आप जनरली जानते हैं कि जो आपके वेव्स होती हैं, जो वेव ट्रेवल करती हैं, तरंग जो ट्रेवल करती हैं, उसमें एक फेज प्लस मानते हैं, एक फेज माइनस मानते हैं, एक फेज प्लस मानते हैं। और जनरली ये वेव जो मैंने बनाई है, ये y इक्वल टू a sin थीटा की बनाई है मैथमेटिक्स वालों के लिए कुछ इस तरीके से। ये y इक्वल टू a sin थीटा की मैंने वेव बनाई है। और आप जानते हैं ये सारी वैल्यूज प्लस आएंगी तो वेव फेज प्लस हो जाएगा। अगर वैल्यूज आप ऑब्वियस बात है 180 से कम रखोगे, ज्यादा रखोगे, तो वेव फेज माइनस की बेसिकली बनने लगेंगी।
तो ये आपका जनरली वेव फेज है, जिसमें आप देख रहे हो ऊपर की तरफ फेज है तो प्लस है, नीचे की तरफ है माइनस है, फेज ऊपर की तरफ है प्लस है, नीचे है माइनस है। मतलब क्या है कहानी कि ये सभी पी एक्स पी वाई पी जेड आर द ऑर्बिटल, किसके ऑर्बिटल है, पी के ऑर्बिटल है। और अगर ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल की जो डेफिनेशन मैंने आपको बढ़िया सी दी थी बीएससी फर्स्ट ईयर में, क्या दी थी कि ऑर्बिटल जो होते हैं, ऑर्बिटल जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, 3D वेव फंक्शन होते हैं। किसके फंक्शन होते हैं, वेव के फंक्शन होते हैं। और मैंने अभी भी कहा कि ऑर्बिटल जो है वो वेव के फलन है, वेव के फंक्शंस हैं। अगर ये वेव के फंक्शन है दैट मींस ये वेव है, तो ऑब्वियस बात है इनके अंदर भी फेजेस होंगे। वेव में जैसे फेज होते हैं ऐसे ही इनके अंदर भी फेजेस होंगे। एक फेज प्लस वाला होगा, एक फेज माइनस वाला होगा। ध्यान देना, फिर से बोल देता हूँ क्या कहानी कह रहा हूँ, इन शॉर्ट बस आपको समझा रहा हूँ। बाकी बीएससी फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ये सब ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल क्या होते हैं, वेव के फलन होते हैं, दैट मींस वेव फंक्शन होते हैं। अगर आपको पता है वेव में एक फेज प्लस होगा एक फेज माइनस होगा, तो अगर ये भी वेव से बने हैं तो उसके अंदर भी प्लस फेज होगा, इसके अंदर भी माइनस फेज होगा। ध्यान देना, ऐसे ही एस ऑर्बिटल है, या तो ये प्लस फेज का होगा या फिर ये एस ऑर्बिटल माइनस फेज का होगा। ऐसे पी है, पी में दो डंबल दिख रहे हैं, तो एक डंबल उसका प्लस का है, एक डंबल उसका माइनस का है। ये डंबल नहीं कहा जाता है, इनको कहा जाता है लोब्स। क्या कहा जाता है, लोब्स, LOBES। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, LOBES। ये जो फूल पत्तियां से बनाई हैं, दीज आर कॉल्ड द लोब्स। ये इसका प्लस वाला लोब हो गया और इधर वाला इसका ये माइनस का लोब हो गया। दैट मींस पी के 2 लोब्स होते हैं, मतलब ओरिजिन से, सेंटर से इसके 2 लोब बन रहे होंगे। एक लोब बनेगा प्लस का, एक लोब बनेगा माइनस का। क्यों बनेगा उसके लिए जब क्वांटम का भी पढ़ेंगे तो जब इस बात को समझेंगे, ठीक है, कि क्यों ये प्लस का बना, क्यों ये माइनस का बना। सिंपल सा अगर मैं बोलूं क्यों बना, तो ये सब एक पोलरोग्राफ होता है, उसमें बेसिकली इसको बनाया जाता है। उस पोलरोग्राफ में जब इसको बनाया जाता है तो ये लाइक ए डंबल शेप आता है। ऐसा नहीं है कि कैक्यूले की तरह रात को सपना आया कि भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा है, सांप घूम रहा है और सांप घूम रहा है गोल गोल, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया जी ऐसे गोल गोल। ऐसा नहीं था, ये सपने में आया कि रात को कोई डंबल करके सो गया और सुबह उठा तो देखा भैया हाँ भाई डंबल शेप हो जाएगी पी की। ऐसा नहीं है, इसको स्पेसिफिकली बनाया गया है किस पे, पोलरिग्राफ पे, कि भैया ये जो है डंबल शेप का दिख रहा है तो हाँ पी ऑर्बिटल इज लाइक अ डंबल। सबसे सिंपलेस्ट कहानी है कि पी ऑर्बिटल जो है वो डंबल शेप का है। क्यों है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसको एक पोलरिग्राफ पे बना के देखा गया कि हाँ भाई एक डंबल शेप आ रही है, दैट मींस ये पी ऑर्बिटल है। जैसे आपने कर्व ट्रेसिंग वगैरह पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो आप कर्व को ट्रेस करते थे, वहां पे कर्व को बनाने की कोशिश करते थे। तो मान लो ये कुछ कुछ वैसे ही कर्व ट्रेसिंग है, कुछ कुछ क्या कहूँ, बल्कि फॉर्मूला ही वही होता है कि आप कार्टेशियन प्लेन को पहले पोलर एक्सिस वगैरह पे कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, ये है कहानी अब तक की कि पी ऑर्बिटल कैसे बना। ऐसा नहीं कि रात को सपना है और सुबह बना दिया। ठीक, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है। जनरली हम सभी जानते हैं जो आपका एटम होता है ना, परमाणु होता है, देखो वो कैसा होता है, गोल होता है। एटम इज स्पेरिकल, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि परमाणु जो होता है वो गोल होता है। और आपको पता है इन एटम के अंदर ही ये ऑर्बिटल होते हैं, एटम के अंदर ही ये ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा, एटम गोल है तो इन ऑर्बिटल को भी गोल होना चाहिए, इन ऑर्बिटल को भी गोल होना चाहिए। और देखो यहाँ पी तो गोल है नहीं, पी तो डंबल दिख रहा है, पी एक्स आपको डंबल दिख रहा है, डेट मींस कैसे दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे लेटा हुआ, ऐसी है वाई एक्सिस पे लेटा हुआ, ऐसी है जेड एक्सिस पे लेटा हुआ, तो ये तो गोल है नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ फिर से सुन लो, मैंने आपसे कहा कि एटम गोल होता है, स्पेरिकल इन नेचर होता है। दैट मींस अगर वो स्पेरिकल है तो उसके अंदर के कंपोनेंट भी तो कहीं ना कहीं स्पेरिकल से दिखने चाहिए, है ना, जब भी तो ऑब्वियस बात है एटम गोल दिखेगा। जब अंदर के चीज ही इसकी स्पेरिकल नहीं है तो भैया कैसे एटम आपका स्पेरिकल दिख रहा है, बताइए, कोई आंसर देना चाहेगा इसका। क्वेश्चन आई थिंक सबके समझ में आ गया है। मैंने बोला एटम इज स्पेरिकल इन नेचर, एटम जो है स्पेरिकल है, पर उसके जो ऑर्बिटल है उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो तो स्पेरिकल दिख ही नहीं रहा है। वो कैसे दिख रहे हैं आपको, डंबल दिख रहे हैं। चलो एस ऑर्बिटल का तो समझ में आ रहा है कि एस ऑर्बिटल जो है आपका स्पेरिकल सिमेट्रिकल है, बट पी ऑर्बिटल तो कहीं से नहीं दिख रहा। देखिए सिंपल सा इसका आंसर क्या बनता है, अगर आपसे कोई इस तरीके का क्वेश्चन कभी पूछता है, उसका सिंपल सा आंसर ये बनता है कि भैया जो आपका पी ऑर्बिटल है, अगर मैं इसको देखूं तो आपने एक चीज फिजिक्स में और पढ़ी होगी, उसको भी देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अभी जो रिसर्च हो रही है क्वांटम कंप्यूटर पे, वो भी इन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे ही काम करेंगे। इसके बारे में कभी और चर्चा करूंगा क्वांटम कंप्यूटर क्या होते हैं, बट हाँ, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने क्या पढ़ा कि अगर आपके पास मान लीजिए ये वेव है y1, ये वेव है y2, ये वेव है y3, अगर मैं इसका नेट रिजल्टेंट वेव निकालूं जो कि y होगा, वो इन सभी वेव्स के सम के बराबर होगा, इन सभी वेव्स के जोड़, इट इज नॉट वन।
तो इन सभी वेव्स के सम के बराबर हो जाएगा, मतलब सभी वेव्स के सम को, ठीक है, वो उसके बराबर हो जाएगा। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ध्यान में रखते हुए हमें बस हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ध्यान में रखते हुए बस ये बातें ध्यान में देनी है कि ये p के 3 ऑर्बिटल हैं, दैट मींस इट इज px, इट इज py, इट इज pz। और ये तीनों ऑर्बिटल कैसे हैं, जैसे यहाँ सुपरपोजिशन से सारी वेव आपस में जुड़ रही हैं, सारी वेव जो है एक दूसरे सम बन रही है, वेक्टर सम बन रही है। ऐसे ही ये जो ऑर्बिटल है ये भी एक दूसरे के वेक्टर सम है। और एक्चुअली आपको ये वेव ऐसे अलग अलग नहीं दिखेंगे, मतलब ये ऑर्बिटल ऐसे अलग अलग नहीं दिखेंगे, ये ऑर्बिटल आपको कैसे दिखेंगे, ये हो गया आपका px, ये हो गया आपका py, और ये हो गया आपका pz। ध्यान देना इस बात को, ये वेव कैसे दिखेंगी, आपस में ऐसी सुपर इम्पोज होती हुई दिखेंगी। और आपको पता है ये px, py, pz तीनों p के ऑर्बिटल हैं और सेम p के ऑर्बिटल हैं, तो उनके जो लोब्स हैं उनकी डिस्टेंस भी बराबर होंगी। अगर डिस्टेंस बराबर है तो ये सेंटर मान रहा हूं और ये इसका रेडियस r मान रहा हूं, ऐसे ये सेंटर मान के इसका रेडियस r मान रहा हूं, ऐसे ये सेंटर मान के इसका रेडियस r मान रहा हूं। तो भैया आपको बताइए r रेडियस सेम होगा, और जब इन सबको एडजॉइन करूंगा तो ये देख लो कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से एक स्पेयर बन रहा है। ध्यान देना क्या कहानी कही मैंने, कही अगर इनको अलग अलग बना रहा हूँ एक्स वाई जेड को तो ये डंबल दिख रहे हैं, बट ये आपस में कैसे जुड़े होंगे, ये आपस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से जुड़े होंगे। अगर ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियस बात है जब ये आपस में जुड़ेंगे तो कैसा बनाएंगे, एक स्पेयर बनाएंगे। दैट मींस ये खुद में कैसे हैं, स्पेरिकल इन नेचर हैं, सो दैट एटम भी कैसा होगा, स्पेरिकल इन नेचर होगा। ये एविडेंस है, ये उसका प्रूफ है कि भैया क्यों एटम स्पेयर होता है, वाई एटम इज अ स्पेयर। तो उसका रीजन क्या है, इसके जो अंदर के ऑर्बिटल हैं वो भी कैसे होंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बाद स्पेरिकल इन नेचर दिखाई देंगे। ये है सिंपल सी कहानी, ठीक। पर मेरे को अभी ये सब नहीं पढ़ाना, अभी तो बस मेरे को जनरल आइडिया देना आपको कि भैया पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, कैसे होते हैं, डंबल होते हैं, ये ध्यान देना, इतनी कहानी आपको आनी चाहिए। अच्छा, पी के 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है तो पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ, आपको फॉर्मूला बताया था, बस कुछ नहीं करना, 2 की गुणा करनी है 2l+1 में। दैट मींस टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इन दिस 6 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, मतलब इन पी ऑर्बिटल देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ऐसे डी ऑर्बिटल आता है, डी ऑर्बिटल, ठीक। इस बार देखो शेप वगैरह की, डी ऑर्बिटल की शेप की इतनी जरूरत तो नहीं पड़ने वाली है ना, पर बीएससी थर्ड ईयर में डी ऑर्बिटल की शेप की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें एक थ्योरी पढ़नी है जिसका नाम होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसमें जब डी के ऑर्बिटल ही नहीं समझ में आएंगे तो भाई बड़ी दिक्कत आएगी वहां हमें पढ़ने में कि भैया कैसे ये स्प्लिट हो गया, है ना। तो वहाँ डी ऑर्बिटल के जो है स्ट्रक्चर की बहुत आवश्यकता हमें पढ़ने वाली। तो अगर मैं डी के ऑर्बिटल देखूं तो कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला क्या था याद होगा, 2l+1, ठीक है जी। एल की वैल्यू डी के लिए कितनी है, ऊपर लिखी हुई है 2 है, पढ़ लेना, ठीक। तो 2 × 2+1 कितने ऑर्बिटल हैं डी के हो जाएंगे 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे, पहले तो मैं 5 ऑर्बिटल बना देता हूँ, ठीक है, ठीक। हालांकि मैं इन ऑर्बिटल पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इनके स्ट्रक्चर पे, बट कोई नहीं, आप देख सकते हैं। एक होता है dxy, ऐसी होगा dyz, ऐसी होगा dzx, ऐसी होगा dx² -y², और ऐसे ही होगा एक ऑर्बिटल dz²। ध्यान देना, डी के ये हैं 5 ऑर्बिटल, dxy, dyz, dzx, dx² -y² और dz²। ये dxy, dyz, dzx को अगर मैं देखूं, इनका स्ट्रक्चर बना देता हूं, एक बार बना के बस दिखा देता हूं। तो dxy, dyz, dzx ये तीनों ही जो होते हैं ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं। बिटवीन द एक्सिस मतलब अक्षांश के बीच में, बिटवीन द एक्सिस, अक्षांश के ये सभी बीच में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो डी में एक्चुअली लोब्स कितने होंगे, इसमें 4 लोब्स होंगे, एक लोब इधर तो एक लोब इधर, एक लोब इधर तो एक लोब इधर, ठीक है जी। ऐसे 4 लोब होंगे, और वो जो लोब्स हैं वो कहाँ होंगे, बिटवीन द एक्सिस। तो बिटवीन द एक्सिस होंगे क्या, बिटवीन द एक्सिस होंगे उसके लोब्स, क्या होंगे उसके लोब्स। लोब्स बताया था क्या, ये जो फूल पत्तियां बना रहे हो, दीज आर द लोब्स। अब इसके जो अपोजिट लोब होंगे वो सेम फेज के होंगे, नॉट चार्ज। चार्ज कब आता है, जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, परमाणु क्रमांक 11 है, और आपको पता है सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बचपन से पढ़ते बारे जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर आता है प्लस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर आता है प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि सोडियम पे 2 8 1 होता है, 11 का मतलब 2 8 1, और 2 8 1 का मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो स्टेबल हो जाएगा 2 और 8 में। ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, खुद में स्थायी हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। ऐसी क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, दैट मींस एटॉमिक नंबर 17 है, तो 287 हो गया।
अगर 287 है तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जैसे ही इसे एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तुरंत इस पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस। बचपन से बढ़ते हुए आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे कैसा चार्ज आता है, उस पे आता है माइनस चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे कैसा चार्ज आता है, उस पे आता है माइनस चार्ज। ध्यान देना, इट हैव माइनस चार्ज, तो आता है भैया उस पे माइनस चार्ज। तो ध्यान देना ये चार्जेस हैं, चार्जेस इलेक्ट्रॉन लेने और देने का संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। जबकि फेजेस क्या है, फेजेस ऑर्बिटल किस फेज में है, मतलब किस एक्सिस पे है, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये प्लस फेज हो गए, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, इसके माइनस फेजेस हो गए। ठीक है जी, अभी एक्स और वाई के बीच में, तो इस ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा डी एक्स वाई। ऐसे ही वाई और जेड के बीच में लिख दूंगा तो डी वाई जेड, क्यों, क्योंकि बिटवीन द एक्सिस है। ऐसे ही जेड और एक्स के बीच में लिख दूंगा तो इट इज द डी जेड एक्स। ऐसी जो बचे हुए दो ऑर्बिटल होते हैं ये होते हैं ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। ये जितनी बातें बता रहा हूँ, ठीक है, इन्हें एक बार अपने रिकॉर्डेड वीडियो को बेसिकली दोबारा से देख के ये एक बार नोट्स अपने प्रिपेयर कर लेना, ताकि आपको दोबारा से इन चीजों में दिक्कत ना। ठीक, तो ये कैसे हैं, ऑन द एक्सिस है। एक्सिस पे होने का मतलब ये देखो, सबसे पहले मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। जिनके नहीं समझ में आ रहा है एक बार वीडियो को दोबारा देखना, फिर भी ना आए तो प्लीज आस्क योर क्वेरीज एंड क्वेश्चन। ऑन द एक्सिस का मतलब ये एक्सिस के ऊपर होंगे। कैसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, देख लो ये एक्सिस के ऊपर है। ये क्या थे, बिटवीन द एक्सिस, दो अक्षांशों के बीच में थे। ये क्या है, ऑन द एक्सिस, अक्षांशों पर है। और ये कौन सा ऑर्बिटल दिख रहा है, ये साफ साफ आपको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है। क्यों, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस पे भी दिख रहा है और ये वाई एक्सिस पे भी दिख रहा है। और अभी बताया डी के जो अपोजिट लोब्स होंगे वो सेम फेज के होंगे, अपोजिट लोब प्लस है तो ये वाले माइनस। ऐसे ही कौन सा बच रहा है, डी जेड स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर को भी बना के देख लेते। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है जी, ये है डी जेड स्क्वायर। जेड एक्सिस होनी चाहिए, ये इसकी एक्स एक्सिस हो गई, ये इसकी वाई एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस ये वाली अगर मैं प्लस फेज बना रहा हूँ तो ये जो वाई जेड है ये सभी माइनस फेज हो जाएगा। ये भी माइनस है, ये भी माइनस फेज है, ये भी माइनस फेज। ठीक है जी, तो ये कौन सा हो गया, डी जेड स्क्वायर। ऐसे डी वाई जेड डी जेड एक्स भी बना के देख लेना बिटवीन द एक्सिस भी बनने पर। ठीक, अब डी के हैं 5 ऑर्बिटल, आपको पता है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला था 2 इंटू 2l+1। दैट मीन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे इसमें, 10 आ जाएंगे। बस ये बातें ध्यान रखनी। ऐसे एफ ऑर्बिटल भी जल्दी से देख लेते हैं। एफ ऑर्बिटल भी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक, एफ ऑर्बिटल में आप देखो एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एल की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो फॉर्मूला 2 × 3 + 1, दैट मींस कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। इट कंटेन्स 7 सॉरी ऑर्बिटल नॉट इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो आपको पता है बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट मींस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे, 14। एफ ऑर्बिटल की शेप की बात करूं तो उसकी शेप जो होती है वो रोसेट होती है, रोसेट। ठीक है जी, रोसेट कैसी है, अगर बनाना है तो देख लो, नहीं तो इतना कोई एफ ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, इसको कुछ इस तरीके से ध्यान रखा जाता है। मान लो एक क्यूब है, जैसे आपका कमरा है, उसके अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हैं, ज्यादा आसानी होगी समझने में। ठीक, तो कमरे के बिल्कुल आप बीचों बीच से अगर देखें तो एक लोब ऐसे ऊपर वाले इस पे मिला दीजिए, एक लोब उसी के जस्ट डायगोनल में जो आ रहा है, मतलब डायगोनल में जो है उनको बस जोड़ दीजिए। ऐसी एक लोब यहाँ, ऐसी एक लोब यहाँ, ऐसी एक लोब यहाँ, ऐसी एक लोब यहाँ। तो अगर ये देखो इसमें टोटल कितने लोब बन रहे थे, इसमें 4 लोब बन रहे थे, इसमें कितने बन जाएंगे, 6 लोब बन जाएंगे। बस ऐसे करके इसको बना देना है, तो ये आपका बन जाएगा। अगर मैं देखूं इट इज एफ एक्स वाई जेड ऑर्बिटल। ये कौन सा बनेगा, एफ एक्स वाई जेड ऑर्बिटल बनेगा। इसमें एक्स एक्सिस भी दिखेगी, वाई भी दिखेगी और जेड भी दिखेगी। तो एफ ऑर्बिटल होता है जिसकी शेप रोसेट कहा जाता है, और काफी बुकों में इसे ट्रिपली डंबल भी कहा जाता है, ट्रिपली डंबल। ठीक है जी, जैसे डी ऑर्बिटल है, इसमें 2 डंबल दिख रहे हैं तो इसे डबल डंबल कहा जाता है, डबल डंबल। ठीक है ना, और डंबल की कहानी कहां से शुरू हुई, डंबल की कहानी हुई पी ऑर्बिटल से शुरू। सिंगल मतलब ओनली डंबल, इट इज डबल डंबल, इट इज ट्रिपली डंबल भी कह देते हैं काफी लोग। ठीक, और काफी लोग इसे रोसेट भी कहते हैं, मतलब जैसे एस एन सानी वाली किताब उसमें रोसेट शेप दिया गया, काफी बुकों में से ट्रिपली डंबल भी लिखा गया। ठीक है जी, तो ये है एफ ऑर्बिटल। अब आते हैं अपनी कहानी पे वापस से। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये था कि भैया सबसे पहले हम फर्स्ट सेल भर रहे हैं। हमने बोर्स थ्योरी तो बचपन में देख ली थी, बोर्स का नियम तो देख लिया था कि जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो 2n² फॉर्मूले से भरेंगे, जहां पे n = 1 उसे हम k सेल कहते हैं, n = 2 उसे l सेल कहते हैं, n = 3 उसे m सेल कहते हैं, n = 4 उसे n सेल कह देते हैं। जैसे मैं यहाँ n की वैल्यूज रखता हूँ तो मुझे पता चलता है k में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ, l में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ, m में 18 भर सकता हूँ और n में 32 इलेक्ट्रॉन में भर सकता हूँ। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर k सेल में मुझे 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो भैया पहली सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए s ऑर्बिटल काफी 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 ज्यादा है, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं। फिर जैसे ही मैं ये इसे मैं मान लेता हूँ k सेल,
K सेल का मतलब n बराबर 1, n इक्वल टू 1। ठीक, ऐसे ही मैं L सेल पे आता हूँ, L सेल पे आता हूँ जहां पे मुझे n की वैल्यू 2 रखनी है। तो आपको पता है L सेल में मैक्सिमम आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो अगर आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आपको भैया यहाँ पे s ऑर्बिटल भी चाहिए और यहाँ पे आपको p ऑर्बिटल भी चाहिए होगा। वाई? क्योंकि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दैट मीन्स सेकंड सेल में आपका s इलेक्ट्रॉन भी होगा, s भी होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p भी होगा जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 और 6 को जोड़ के देखिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आप भर चुके होंगे। तो क्या आपको यहाँ पे d ऑर्बिटल की आवश्यकता है? आपको डी ऑर्बिटल की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपके पास पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, आपके पास पी ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, सो दैट आपको सेकंड सेल का डी ऑर्बिटल कभी भी नहीं दिखाई देता है। ठीक, ऐसे ही मैं एम पहुंचा, एम सेल पे पहुंचा, यहाँ पे एम की वैल्यू एन बराबर कितनी है? 3 है। दैट मीन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकता हूँ? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 भर सकता हूँ। अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन में 18 भर सकता हूँ तो बताइए कितने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी? मुझे पड़ेगी 3 के एस की जरूरत, मुझे पड़ेगी 3 के पी की जरूरत और मुझे पड़ेगी 3 के डी की जरूरत। मुझे पड़ेगी भाई 3 के डी की भी जरूरत। क्यों? क्योंकि भैया एस में भरूंगा 2, पी में भरूंगा 6 और डी में भरूंगा 10। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे 18 हो गए। क्या मुझे थर्ड सेल में एफ ऑर्बिटल की जरूरत है? नहीं है। क्या? क्यों भाई? मैंने 2 का डी नहीं पढ़ा, 1 का डी नहीं पढ़ा। सिंपल सा आंसर ये है कि भैया सेकंड सेल में केवल 8 इलेक्ट्रॉन भरने, तो डी की जरूरत है ही नहीं। दैट मीन्स जो मेरी पहली 3D सीरीज, डी की पहली जो सीरीज उत्पन्न हुई है, ओरिजिन हुआ है, वो कहां से होगा? 3D से होगा। ध्यान देना, कहां से उत्पन्न होगा? 3D से उसका ओरिजिन होगा। इसलिए मैंने कभी भी 2D सीरीज नहीं पढ़ी, मैंने 1D सीरीज नहीं पढ़ी, मैंने क्या पढ़ी? 3D सीरीज पढ़ी, 4D सीरीज पढ़ी और 5D सीरीज पढ़ी। तो ये है इसके पीछे का रीजन, ये है इसके पीछे का ओरिजिन कि कहां से मेरे डी ऑर्बिटल की शुरुआत होती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भैया डी का ऑर्बिटल कहां शुरुआत होता है। अब मुझे जल्दी से ये बताइए कि अगर फोर्थ सेल में आ गया, n बराबर 4 में आ गया, n सेल में आ गया, तो जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल की जरूरत होगी? बोलो भाई, गिव द आंसर प्लीज। बोलिए जल्दी से बताइए। क्लास में शांत बैठने के लिए नहीं आए। अगर समझ रहे हैं बातों को, सोने आए तो अलग बात है भाई, फिर मैं भी कुछ नहीं कह सकता। दीजिए आंसर कि n बराबर 4 पे पहुंचा। पी की और डी की, एफ की। यस, वेरी गुड। एस भी चाहिए होगा, पी भी चाहिए होगा, डी भी चाहिए होगा, एफ भी चाहिए होगा। वाई? क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? बोलिए कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 32 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो यहाँ पे एफ में, यस वेरी गुड, 14 इलेक्ट्रॉन, डी में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 24, पी में हो गए 6, 30 और एस में कितने हो गए? 2। दैट मीन्स कितना हो गया? 32। तो n बराबर 4 में मुझे 32 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो मुझे वहां एस की जरूरत भी है, पी की जरूरत भी है, डी की जरूरत भी है और एफ की भी जरूरत है। ध्यान देना इस बात को, ठीक है जी? ध्यान देना, ध्यान से सोचना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक, तो ये था कि आपको कैसे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, किस में, कहां से डी ऑर्बिटल की उत्पत्ति होगी और कहां से आप देखेंगे एफ ऑर्बिटल की उत्पत्ति होगी। अब तो क्वेश्चन यही होगा, जब अभी तो हमने डी ब्लॉक पढ़ लिया, ऐसे ही जब हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें सबसे पहला जो एफ ऑर्बिटल आया है वो 4f का आएगा। तो वहां भी मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा कि बताइए भैया 4f ही क्यों आया, 3f क्यों नहीं आया, 2f क्यों नहीं आया? तो भैया आंसर आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने पूछा कि भैया सबसे पहले 3D सीरीज ही क्यों आई, 2D क्यों नहीं आई, 1D क्यों नहीं आई, तो उसके पीछे समझाने के लिए ये सारी कहानी आपको समझानी पड़ी। ये कुछ और बातें हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑर्बिटल स्ट्रक्चर वगैरह था, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया था, इसलिए बस सो डैट फॉर रिकैप मैंने ये बातें दोबारा से बता दी। नहीं तो बीएससी सेकंड ईयर में इसका स्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं है, फिर से रोल आएगा बीएससी थर्ड ईयर में। तो बस याद रहे एक बार कि फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ भैया ने स्ट्रक्चर वगैरह बताए थे, ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ाए थे, तो उसको जस्ट रिकैप करने के लिए, ताकि बीएससी थर्ड ईयर तक ये ज्ञान पहुंच जाए, है ना, आगे तक ये ट्रेवल कर जाए कि हाँ भैया कुछ ऐसे भैया ने स्ट्रक्चर्स पढ़ाए। तो ये था जस्ट एक आइडिया कि कैसे हमें पता चलेगा कि ओरिजिन ऑफ डी ऑर्बिटल हुआ, कि कहां से डी ऑर्बिटल की शुरुआत करनी है। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि भैया हमें करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हमारे इसमें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट है और एफ का तो जो लास्ट एलिमेंट आएगा वो लॉरेंसियम आएगा, 5f का 103 एटॉमिक नंबर होगा इसका। अननिलट्रियम, याद होगा इस तरीके से भी नेमिंग सिखाया था। तो दिस इज अननिलट्रियम या लॉरेंसियम, है ना, LW।
अगर मैं उसको देखूं भाई 103 एटॉमिक नंबर है, अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता 30 वाले का और मैं करने चला 103 वाले का, तो भैया बड़ी दिक्कत आने वाली एग्जाम में, बहुत कंफ्यूजन होगी। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। और मैक्सिमम देख लेना 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, या तो उसमें डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पूछा होगा, या फिर बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आपसे क्वेश्चन होगा भी नहीं, और होगा तो भैया गलत सीख के गए तो गलत ही हो जाएगा। तो चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो सबसे पहले याद करने के बहुत तरीके होते हैं, बहुत तरीके, है ना। जनरली वो हम बना के लिख रहे हैं 1s 2s, वो टेबल से, फिर वो सांप से बना देते हैं, है ना। तो उस टेबल का एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये निकालते हैं, बहुत टीचर्स पढ़ाते हैं इस चीज को कि आप इसको ऐसे याद रखो कि जो चीज रिपीट होगी वो 2 बार होगी। कैसे? अगर एस रिपीट हो रहा है तो 2 बार, स्कूल स्कूल ऐसे करके निमोनिक्स भी बना देते हैं कि एस एस, फिर पी एस। देखो एस आ गया, एस एस रिपीट हो गया, उसके बाद पी एस और पी एस रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि भैया एस के बाद अगला ऑर्बिटल कौन सा आएगा? पी आएगा, है ना। देखा था हमने। फिर उसके बाद पी एस 2 बार रिपीट हो गया, फिर उसके बाद डीपीएस याद रख सकते हो। डीपीएस एक बार रिपीट हुआ तो एक बार रिपीट करना बहुत आवश्यक है, डीपीएस। ठीक है जी। फिर इसके बाद डी आ गया 2 बार, फिर अब अगला ऑर्बिटल कौन सा आएगा? एफ, तो एफ के साथ रिपीट करना है, एफ डीपीएस, एफ डीपीएस। बहुत लोगों ने मेथड पढ़ा होगा और बहुतों को मैंने भी पढ़ाया। ठीक है जी। तो ऐसे करके इसको याद रखा जा सकता है कि स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर डीपीएस डीपीएस, फिर फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो मन करे, मतलब जो भी आप ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से, ऐसे करके याद रख सकते हो। बस याद कर रखना है 2 बार रिपीट हो रहा है। एस 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 एक बार था तो दूसरी बार रिपीट हुआ, एस के बाद पी ऑर्बिटल आता है तो बस पी को लगा के फिर पी एस रिपीट कर देना, पी के बाद आता है डी, फिर डीपीएस डीपीएस रिपीट कर देना, फिर डी के बाद आता है एफ, तो एफ डीपीएस रिपीट कर देना। अब ये क्या करना है, तो कहानी ध्यान में रखना। कैसे? भैया एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, तो सबसे पहला एस ऑर्बिटल किसका आता है? फर्स्ट सेल का आता है, तो 1s। फिर अगला एस किसका होगा? 1 का एस हो गया, तो कॉमन सेंस है, अगला एस 2 का होगा। फिर अगला पी है, पी सबसे पहले किसका आएगा? तो हमने देखा था सेकंड का पी आया, 1 का पी नहीं था। क्यों नहीं था? अभी अभी आंसर दिया कि 1 पहली सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए केवल एस ऑर्बिटल का रिक्वायरमेंट है, तो भैया वहां तो पी आएगा नहीं। तो खुद का कॉमन सेंस है कि भैया पी पहला किसका आएगा? सेकंड का पी आएगा। फिर देखो 1s हो गया, 2s हो गया, तो अगला एस किसका आने वाला है? 3 का एस आने वाला है। ठीक। अब देखो P आ गया, 2 का P था, तो अगला P किसका आने वाला है? कॉमन सेंस। चलिए अगला बताइए क्या आएगा? 3P, ऑब्वियस है 4s आएगा। चलिए बताइए पहला D किसका था? पहला D हमने किसका देखा? जल्दी बताइए फास्ट, बोलो भाई। 3D। क्लास में देख लो। यस 3D देखा था, तो ऑब्वियस बात है पहला D अब तक दिखा है, कोई D इससे पहले नहीं था, पहला D दिखा है 3 का होगा। 3P हो चुका है, अगला कौन सा होगा? यस 4P। S आ गया कौन सा? 5s। ठीक है जी। ये क्या आ गया? D, 3D हो गया था, अगला D आया 4। ठीक है जी। P आ गया, अगला कौन सा? 4P हो गया, अगला आ गया 5P, है ना। फिर देखो S 6 का आएगा, क्यों? क्योंकि 5 का S हो चुका है। F, पहला F किसका आएगा? बताओ जल्दी से फास्ट। अब तक देखो कोई F नहीं आया, कोई F नहीं अब तक। यस वेरी गुड, इट इज 4F। चलिए आगे D, 4D हो गया, अगला D 5D। ठीक है जी। 6P। अब करते रहना भाई। 7S। अब बस बहुत समझा दिया, अब बस मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अब आपको करना। ठीक है जी। 6D, 7P एंड 8S। ठीक है जी। ये आप करते रहना, बहुत समझा चुका हूँ कैसा आएगा। ठीक। तो ऐसे करके आपको क्या करना है भैया? ये बना लेना है। इसको बनाने से क्या बेनिफिट मिलेगा? इसको बनाने से ये बेनिफिट मिलेगा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना। इस मेथड से करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास आप निकालते हो वो कभी भी गलत नहीं होगा। बस दिमाग में एक बात अच्छे से डाल लेनी है, और क्या बात दिमाग में डाल लेनी है? कि भैया जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस मेथड से करोगे, बस सेल के बढ़ते हुए क्रम में लिखना मत भूलना। सेल के बढ़ते हुए क्रम में लिखना मत भूलना। क्यों मत लिखना? क्या कह रहा हूं ये बात, तो ध्यान से समझना। देखो कहानी क्या है? कहानी ये है कि अगर मैं आपसे कैल्शियम का पूछूं, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो कुछ बातें और समझा देता हूं कि जितना परमाणु क्रमांक होता है, एक मिनट, ये बड़ा स्लिप, जितना परमाणु क्रमांक होता है, जितना एटॉमिक नंबर होगा, ये बचपन से पढ़ते हुए, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। और आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको स्टेबल करने के लिए नाभिक में उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, उतने ही प्रोटॉन की संख्या होगी। पर हमें जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो भैया किसको लेना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेना है। मान लीजिएगा किसी का परमाणु क्रमांक, जैसे कैल्शियम है, इसका परमाणु क्रमांक 20 है, तो भैया कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं?
मुझे 20 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ध्यान देना क्या कह रहा हूं, फिर से सुन लेना। मैं कह रहा हूं जितना परमाणु क्रमांक, जितना एटॉमिक नंबर, उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, उतने ही प्रोटॉन की संख्या। मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या ध्यान रखना है, तो जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। ध्यान देना, इसको वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक, तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, तो उसपे है 20 इलेक्ट्रॉन। दैट मींस इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो मैंने बनाया है, इसमें मुझे 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कैसे भरूंगा, एस में आप जानते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, कितने हो गए 18, और यहाँ पे आ गए 20। तो दैट मींस यहाँ पे आपने टोटल 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। यहाँ पे टोटल आपने 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। देखो 20 इलेक्ट्रॉन तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, सिंपल सी ये टेबल आपने बना दी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सभी बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ तो मुझे लगाने की जरूरत ही नहीं है। दैट मींस परमाणु क्रमांक 20 तक मुझे, जो आप देख रहे हो सेल के बढ़ते हुए क्रम में ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। कैसे, सबसे पहले देखो फर्स्ट सेल लिखी, फिर इसके बाद 2 का ही एस लिखा है, 2 का ही पी 6 लिखा है, फिर 3 का ही एस लिखा है। ठीक है जी, 3 का ही 6 लिखा है, 3 6 एंड 4s2। दैट मींस देखो ये सेल के बढ़ते हुए क्रम में है, मतलब पहली सेल आ गई, फिर ये दूसरी सेल आ गई, फिर ये तीसरी सेल आ गई, और ये फिर ये चौथी सेल आ गई। सेल के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। बट जैसे ही मैं परमाणु क्रमांक 21 पे पहुंचता हूँ, स्कैनिडियम पे, तो भैया कहानी ना चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि देखो 20 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, 21वां इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो अगर मैं देखूं यहाँ तक तो ये बढ़ते हुए क्रम में है, बट इसके बाद 4s के बाद कौन सा आ गया, 3d आ गया। 4s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आ गया, 3d आ गया। दैट मींस ये सेल के बढ़ते हुए क्रम में नहीं है। तो आपको क्या करना है, बस इसको सेल के बढ़ते हुए क्रम में लगा देना है। मतलब 1s2 लिखना है, फिर 2s2 लिखना है, 2p6 लिखना है, फिर 3s2 लिखना है, 3p6 लिखना है, 3d1 लिखना है। क्यों, क्योंकि भैया थर्ड सेल चलनी चाहिए पूरी की पूरी। तो इसके बाद कौन सा, 4s2। मतलब इस मेथड से निकाल के देख लो, ये रफ में करके देख लो, इस मेथड से आप इलेक्ट्रॉन को भरिए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। बट जब आप लिखते हैं इन एक्चुअल, तो हमेशा सेल के बढ़ते हुए क्रम में लिखा होना चाहिए, सेल के बढ़ते हुए क्रम में लिखा होना चाहिए। क्रोनोलॉजी को समझो, है ना, क्या कह रहा हूँ क्रोनोलॉजी में, कि भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे ही निकालना, 100% आंसर सही आएगा। बस क्या करना है, जो आंसर आएगा उसमें आपको सेल के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। मतलब पहली सेल, फिर दूसरी सेल, फिर तीसरी सेल, और तीसरी सेल देखो आ रही है यहाँ तक, तो बस यहाँ तक इनको अरेंज कर देना है, छोटी सेल से, मतलब लोअर सेल से हायर सेल पे। इतना सा काम आपको करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिक्कत लगती है, तो भैया आपको नोइबियम देता हूँ। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 41। जल्दी से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देखिए। जो बोर हो गए, बस अभी क्लास 5-10 मिनट में ओवर कर रहा हूँ, नहीं तो आप जा सकते हैं। ठीक, बाकी नोइबियम एटॉमिक नंबर 41, इसका निकाल के बताइए। बोलिए भाई, नोइबियम है, एटॉमिक नंबर है 41, निकाल के बताइए। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, ये भी बताना है कि नोइबियम जिसका परमाणु क्रमांक 41 है, ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा। देखो इससे मुझे ये भी क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल देखो जल्दी से, स्कैनिडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में आया, स्कैनिडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में आया, और हमने पढ़ा है बचपन से कि जब हम एक रेगुलर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, और ऑन फिलिंग जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ जाए, वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। बचपन से डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब हम जनरल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते वक्त लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में आ जाए, वो उस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्कैनिडियम को देखूं, तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 3D में है। इसको नहीं देखना, जहां फिलिंग करे उसी को देख लेना कि भैया इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आया है। दैट मींस जो आपका स्कैनिडियम है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ऐसी कैल्शियम, कैल्शियम का जब हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन देखा, ये 4s में आया। दैट मींस ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यही क्वेश्चन है मेरा कि नोइबियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा। वैसे इसका कॉमन आंसर तो बता ही दिया, अगर ध्यान से पढ़ रहे हो तो हमने देखा था इटीरियम से लेकर कैडमियम 39 से लेकर 48। तो अब इस बात है, जब ये 39 से 48 के बीच में डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, तो आंसर आपको मैंने दे दिया। बट एक बार फिर से भी आप निकाल के देखें कितना आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी से बताइए। जिसका नोइबियम हो गया है वो है, जिसे हम मरकरी कहते हैं। ठीक है जी, हाइड्रोगारियम मरकरी निकाल के दिखाइए 80, और नोइबियम हो गया, बहुत अच्छी बात। फिर घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो करें अच्छे से, और अगली क्लास से ही हम पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि बस यही हमें बेसिक के लिए पढ़ना था। कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो चैप्टर के भी टॉपिक शुरू होने से पहले या फिर चैप्टर शुरू होने से पहले आपको समझाता रहूंगा। ठीक है जी।
चैप्टर शुरू होने से पहले या फिर टॉपिक शुरू होने से पहले भी कुछ बेसिक चलता रहेगा। फिलहाल नोएवियम और हाइड्रागारियम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये थी बेसिक क्लास, इसका रिकॉर्डेड सेशन मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज शेयर इट इफ यू लाइक इट। ठीक है जी, इसे शेयर करिए, क्योंकि जस्ट एक बेसिक वीडियो है, अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ है, टॉपिक नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा, उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। फिलहाल नोएवियम और हाइड्रागारियम निकाल के बताइए जल्दी से, फास्ट।